हेलो फ्रेंड्स, हम भाषा के सिद्धांतों को पढ़ चुके हैं। अब हम भाषा की मौखिक अभियोग्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भाषा की मौखिक अभिव्यक्ता क्या होती है? तो व्यक्ति अपने हृदय में जो भी स्थित भाव होते हैं उनको संकेत, भाव भंगिमाओं और क्रियाओं को बोली द्वारा व्यक्त करता है। उसे हम क्या कहेंगे? उसमें हम मौखिक अभिव्यक्ता कहेंगे कि उसको जैसे वो बात कहने के लिए वो देखो व्यवस्थित भी करता है, बोली जो भी अपनी बोली होती है उसको व्यवस्थित भी करता है, परिमार्जित भी करता है, परिवर्धित भी करता है। तो जो भी जैसे जो भी रूप लेता है वो मौखिक अभिव्यक्ता कहलाएगी। जैसे पशु जगत में अपने भावों को ध्वनि, संकेतों, भाव भंगिमाओं, क्रियाओं आदि द्वारा बोली के द्वारा व्यक्त करता है। उसी तरह समाज के अंदर वो कौन सी बोली कि हम अपने जो भी बोली है और ये उससे हमारे जो बोलने का तरीका होता है उससे हमारा व्यक्तित्व पता चलता है। तो व्यक्तित्व के लिए व्यक्ति का बोलना अति आवश्यक होता है कि हम देखो हम जब कोई भी व्यक्ति बात करता है तो हम उससे पता लगा लेते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है। तो अपने मनोभावों को मनुष्य किस तरह से प्रकट करता है, तो उसका सर्वश्रेष्ठ माध्यम एक भाषा ही है। भाषा के माध्यम से ही आत्म प्रकाशन किया जाता है। आत्म प्रकाशन के दो रूप अपन पता है कि एक तो मौखिक रूप होता है, एक लिखित रूप होता है। तो मौखिक रूप और लिखित रूप आत्म प्रकाशित लिखित भाषा में किया जाता है, जिसमें चित्रों का प्रयोग, जो अपने भाव हैं उनका प्रयोग है ना, उन सब का प्रयोग किया जाता है। और मौखिक में हमको पता है ही, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद में एक दूसरे व्यक्ति के सम्मुख अपने भावों को पहुंचाना ही मौखिक अभिव्यक्ता है। अब आप अपने विचारों को किस तरह से व्यक्ति के पास पहुंचाएंगे, तो आपके अंदर जो क्षमता होगी वो मौखिक अभिव्यक्ता कहलाएगी कि आप अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए किस हद तक कितना प्रयास करते हैं, वो आपकी अभियोग्यता कहलाएगी। अब आपकी अभियोग्यता कैसे कि उसको रुचिकर बनाने के लिए आप बीच बीच में उसमें प्रसंग डालते हैं, कोई संवाद डालते हैं, या कोई ऐसा जीवंत रूप या कोई घटना ऐसी डालते हैं ताकि व्यक्ति उस चीज़ में रुचि ले सके और उसमें इंटरेस्ट लेके उस कार्य को वो सुचारू रूप से समझ सके। ठीक है। तो ये क्या होगा? आपकी मौखिक अभियोग्यता कहलाएगी। इसके बाद में मौखिक अभिव्यक्ति के सैद्धांतिक पक्ष को हम पढ़ ही चुके हैं। सैद्धांतिक पक्ष हम इसके सिद्धांतों को पढ़ा है। तो इसी में जैसे इसी संदर्भ में वाद विवाद हुई, चर्चा हुई, नाटक हुई, कविता हुई, मौखिक कहानी हुई। इसमें जो भी ग्रामीण लोक में जो संस्कृति होती है वो, तो किस तरह से आप प्रयोग करके अपनी बात को कह सकते हैं। टीवी के माध्यम से आप जानते हैं कि एक जो भी कहानी होती है, जैसे हम बात करें कि कहानी को कहने का तरीका अलग होता है। उसी बात में अगर हम कहानी की बात को उस संदर्भ को लें तो उसी संदर्भ में वही बात रिपोर्टाज में अलग होगी, और वही बात अगर हम आगे बात करें तो मौखिक रूप से अगर हम बात करेंगे समाचार में तो समाचार में अलग होगी। उसी बात को कहने के अलग अलग टॉपिक होंगे और वही बात का शीर्षक अलग होगा। जैसे हम बात करेंगे कि एक शराबी तोते की, तो कहानी में आएगा शराबी तोता। और अगर हम समाचार की बात करें कि गौर से देखिए इस शराबी तोते को, तो रिपोर्टाज की बात करेंगे देखो क्या हास्य हुआ इस शराबी तोते का। तो सबका अलग अलग जो तरीका होगा वो मौखिक सिद्धांत के अंतर्गत, सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत आएगा कि आप अपनी बात को किस तरह से किस तरह से सामने वाले व्यक्ति के सामने पहुंचा रहे हैं, किस तरह से आप उसका संवाद कर रहे हैं। तो वो सब सैद्धांतिक पक्ष में आएगा कि व्यक्ति किस तरह से जो अपनी भाषा बोलता है उस दौरान वो किस तरह से आत्म केंद्रित होता है और किस तरह से सामाजिक रूप से वो लोगों से अपनी बात कहता है। तो वो संवाद है, वो सब सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो वार्तालाप होता है, तो कक्ष में वार्तालाप किस तरह से होता है। हम जानते हैं सीखने की प्रक्रिया में कक्ष का विशेष महत्व रहता है। हम जानते हैं ऐसा क्योंकि व्यक्तियों की जो भी व्यक्ति है, तो जो व्यक्ति है शिक्षक द्वारा जो प्रश्न किए जाते हैं
तो बच्चा उसका किस तरह से उत्तर दे रहा है और अपने भावों को किस तरह से दूसरों तक पहुंचा रहा है, ये सब शिक्षक का लक्ष्य होना चाहिए, ताकि उससे बात करके बच्चों का पता लगा सके। कैसे? जैसे उसमें वार्तालाप के कौन कौन से गुण होते हैं, तो कक्ष में वार्तालाप के कौन कौन से गुण हो सकते हैं। जैसे सुसंबद्धता कैसे होगा कि बातचीत करने में क्रम का होना अति आवश्यक है। कही जाने वाली बात तार्किक क्रम में होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तार्किक क्रम में हम पहले बात कर चुके हैं। फिर उसके बाद में श्रोता और वक्ता का कथन के आशय को भली भांति ग्रहण कर सके, ऐसी बात वो स्पष्ट रूप से बोले, स्पष्ट रूप से अपनी बात को कहनी चाहिए, और तार्किक रूप से, जिसमें तर्क हो। अनावश्यक बातें नहीं कहनी चाहिए, जिसमें तर्क हो वो बात उसको करनी चाहिए। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रासंगिकता की। प्रासंगिकता जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कहानी में, तो जिस प्रसंग अनुसार ही बात हो, जहाँ पर जो बात की जा रही है, जैसे अभी हम मौखिक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो हम लिखित अभिव्यक्ति को बीच में नहीं लेके आएंगे, वहाँ पर अगर हम अंतर करेंगे तो ही लेके आएंगे। बाकी हम मान लो कि हिंदी पढ़ते हुए गणित को बीच में ले आए, अंग्रेजी को बीच में ले आए, तो ऐसा उसकी प्रासंगिकता नहीं होगी। प्रासंगिकता भी वार्तालाप का एक प्रमुख गुण है। प्रसंग अनुकूल बात कर श्रोता पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। अप्रासंगिक चर्चा कई बार असमय बजाने वाली शहनाई के बराबर होती है। कैसे? जैसे उचित अवसर पर हम बात करें तो चुटकुले, व्यंग, विनोद, हंसी मजाक केवल अच्छे लगते हैं, वरन श्रोता को सत प्रभाव भी छोड़ते हैं। जैसे हम अपनी बात को कहने के लिए हम अपने कक्ष में बात करते हैं, तो कक्ष में एक नीरस वातावरण कतई अच्छा नहीं लगता। जो प्रतिभा है उसको खुलकर सामने आने देना चाहिए। अब हम देखते हैं कि कई छात्र हैं जो सिर्फ तर्क संगत बात करते हैं, तो वो अच्छी लगती है, और कक्षा में अगर हम बिल्कुल नीरस तरीके से पढ़ाएंगे तो कतई अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए प्रासंगिकता या बीच बीच में चुटकुले या प्रसंग का प्रयोग करेंगे या हंसी मजाक का प्रयोग करेंगे, तो आपका शिक्षण है वो अत्यधिक प्रभावी होगा। क्योंकि बच्चों को बीच बीच में मनोरंजन चाहिए। बच्चों को मनोरंजन के लिए आप उसी में से ऐसे प्रसंग निकालें ताकि बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले, और कक्ष में वो भी उसकी भी सुने, ताकि वो बच्चा सुनकर अपनी बातों को व्यक्त कर सके और उसको खुलकर बोलने का मौका दिया जाए, तो वो अपनी बात को कहेगा। तो वहाँ पर वो जो वार्तालाप है उसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसके बाद में देखिए स्वाभाविकता। जी हाँ, बिल्कुल स्वाभाविकता का होना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि कृत्रिमता उचित नहीं रहती है। कृत्रिमता कैसे? हम एक तो बनावटी रूप में अगर हम बात करेंगे तो कृत्रिमता आ जाती है। कृत्रिमता की बात से वहाँ पर स्पष्टता होना अत्यधिक आवश्यक है। जैसे आसन ग्रहण कीजिए, विराजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कृत्रिमता का अभ्यास किया जा रहा है। आपको पता है कि वो व्यक्ति जो आपकी आवश्यकता होती है और जो आपके अवसर होते हैं उनके अनुरूप ही स्वाभाविक रूप से आपको बात करनी चाहिए। इसके बाद में हम बात करेंगे स्पष्टता की। तो स्पष्टता यानी हम पहले भी जान चुके हैं, तो आपकी क्या है, जो आत्मीकरण की दृष्टि से स्पष्ट गुणों की बातों कही जाए तो आपका सिर्फ और सिर्फ आपकी एक ही पर्सनालिटी रहनी चाहिए। आपका व्यक्तित्व स्वाभाविक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप स्पष्ट बात कर रहे हैं और वहाँ पर आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। तो स्वाभाविकता भी कहीं ना कहीं मैटर करती है, आप में स्वाभाविकता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में स्पष्टता होनी चाहिए। स्पष्टता में अब हमको पता है ही कि अपनी बात, जो अपना आशय है वो स्पष्ट होना चाहिए। जो हम कहना चाह रहे हैं वो बात अपनी स्पष्ट होनी चाहिए। फिर इसके बाद में आएगी प्रभावात्मकता। प्रभाव कैसे? जो भी हम बात करें उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। हमने बात की और उसका प्रभाव ही नहीं पड़ा तो कोई मतलब नहीं है उस बात का। तो जो बात कक्ष में पढ़ाई जाए या जो बात की जाए उसका प्रभाव आपके जीवन में अभिप्रेरित
बनकर आपके जीवन में उसका प्रयोग होना चाहिए। तो प्रभाव भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके बाद में गतिशीलता एवं बोधगम्यता की बात की जाएगी। तो बोलचाल की भाषा में गतिशीलता का होना आवश्यक है। कैसे? हमारी बोलचाल की भाषा बोधगम्य भी होती है। बोधगम्य यानी सभी को समझ में आती है। बोधगम्य यानी सरल होती है। इसके लिए आवश्यक है कि हमारी जो भाषा होती है उसको उचित गति एवं प्रभाव हो, उसका उचित गति से प्रभाव हो, और बीच बीच में बोलते समय विराम चिन्ह का प्रयोग भी करना चाहिए। पूरा प्रयोग हम एक अपनी बात को बहुत, जैसे अब मैं मान लो अपनी बात को बिल्कुल बस पढ़ा रही हूँ, तो वो चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं होगी। अगर मैं बीच बीच में विराम नहीं दूंगी तो आपकी गतिशीलता नहीं आएगी या बोधगम्यता उसमें नहीं होगी। तो उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद में बात करेंगे हम शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण की। तो आपका जो उच्चारण होना चाहिए वार्तालाप का वो शुद्ध होना चाहिए, और आपका जो विषय होना चाहिए वो स्पष्ट होना चाहिए। आप अपनी बात को ऐसे प्रस्तुत करें ताकि वो उसका शुद्ध रूप भी लगे और आपके रूप से वो स्पष्ट भी हो। देखो, फिर सबसे बड़ी जो बात आती है मधुर भाषा। मधुर भाषा, देखो वार्तालाप में मधुर भाषा एवं आकर्षक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इससे श्रोता है वो चित्त प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उसका प्रसन्न होना बहुत ज़रूरी है। श्रोता का वक्ता तभी खुश हो सकता है जब उसका श्रोता चित्त प्रसन्न हो। आपके जो आपका जो स्पष्ट रूप से अगर आपकी बात को कोई सुनता है तो उसमें मधुर भाषा का होना बेहद ज़रूरी है। आप जिस तरह से बात करेंगे उसमें मधुर भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति में मधुर भाषा का प्रयोग अति आवश्यक है। तो शिक्षक का तो गुण ही है कि उसको बिल्कुल शांत और मधुर भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में हम मौखिक अभिव्यक्ति को कुशल बनाने के लिए क्या क्या अवसर प्रदान कर सकते हैं इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाद विवाद प्रतियोगिता की। तो हम जानते हैं कि वाद विवाद प्रतियोगिता से अगर हम देखिए विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित करेंगे बार बार किसी विषय को लेके, तो जब जो स्टूडेंट्स होते हैं या विद्यार्थी होते हैं उनमें उस टॉपिक को वो तैयार करेंगे और वो आपस में जो बातचीत करेंगे तो उससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और मौखिक अभिव्यक्ति भी उनकी कुशल बनती है। तो वाद विवाद प्रतियोगिता करवानी चाहिए। इसके बाद में भाषण, तो बच्चों को क्या है कि मौका दिया जाना चाहिए कि उनको मतलब जैसे प्रोग्राम्स करवाने चाहिए, कैंप्स करवाने चाहिए जिसमें बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए ताकि वो अपनी बात को भाषण दे सके। कहानी कथन भी अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि एक मौखिक अभिव्यक्ति को कुशल बनाने के लिए कहानी का होना अति आवश्यक है कि वो अपनी कहानी को किस तरह से प्रस्तुत करता है। देखो, एक बात होती है कि मैं मान लो कोई भी बात कहूँ तो उसको मैं सीधे तरीके से आपको सिर्फ पढ़ के सुना दूँ, तो वो उसमें आपको बिल्कुल भी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये क्या है, पढ़ तो हम खुद ही लेते, ये क्या पढ़ा रहे हैं, फिर तो पढ़ तो हम खुद ही लेते। लेकिन उसी में प्रसंगानुकूल आप किस तरह से उसमें छंद का प्रयोग, अलंकार का प्रयोग, किस तरह से मधुर भाषा का प्रयोग, किस तरह से अपनी कहानी को आप कहते हैं वो कहानी कथन के अंतर्गत आ जाना चाहिए, ताकि आपकी मौखिक वो उस कथन को आप किस तरह से प्रभावी बनाएंगे जिससे आपकी मौखिक अभिव्यक्ति को कुशल बनाने के अवसर प्रदान होंगे। ठीक है। इसके बाद में अंताक्षरी प्रतियोगिता। देखो, ये ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें बच्चों को बहुत मज़ा आता है और वो बढ़ चढ़कर इस चीज़ में भाग लेते हैं, तो वो फिर उनकी झिझक खुलती है, वो उनकी झिझक खुलेगी, वो सबके सामने बोलते हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति को कुशल बनाने का सबसे बड़ा साधन अंताक्षरी प्रतियोगिता भी हो सकती है। इसके बाद में हम बात की जाए तो बाल सभा की। तो बाल सभा बच्चों में बहुत आवश्यक है। बच्चा इसी चीज़ का इंतज़ार करता है कि कब शनिवार आएगा और कब हमारी बाल सभा होगी। तो बच्चा इसमें उत्साहित होता है और उसकी मौखिक अभिव्यक्ति भी बढ़ती है। इसके बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम। जी हाँ, हम जानते हैं कैसे कि मौखिक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होना बेहद आवश्यक है। सांस्कृतिक प्रोग्राम
अगर हम कराएंगे तो उसके अंदर हम वाद विवाद, भाषण या फिर अन्य प्रोग्राम्स, कल्चर एक्टिविटीज़ में बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, जैसे हमने उनको कहा कि ये थीम है, इसके ऊपर आप तैयार कीजिए कुछ भी, है ना। उसके बाद में हम मान लो उसको कहे कि ये पात्र आपको निभाना है, ये संवाद आपको करना है। ये सब सांस्कृतिक कार्यक्रम में अगर हम बच्चों को कहेंगे तो बच्चे की झिझक खुलती है। जो बच्चा गांव से आया हुआ है उसको ऐसा अवसर नहीं मिला, लेकिन वो जब शहर में आके, अब मान लो गांव में भी आजकल तो बहुत तरीके के कल्चर एक्टिविटीज़ होने लग गई है, लेकिन हम मान लो कि कहीं पे भी गांव में हो या शहर में हो, कहीं पे भी उसको कल्चर एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कुशल बनेगी और वो उसका आत्मविश्वास डेवलप होगा। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर की। तो प्रश्नोत्तर तो सबसे बड़ा माध्यम ही है, क्योंकि हम कक्ष में या कहीं पे भी बात अगर बच्चे से प्रश्न करेंगे तो उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उसे खड़ा भी होना पड़ेगा, उसे बोलना पड़ेगा। तो बोलेगा तो उसका आत्मविश्वास डेवलप होगा। तो मौखिक अभिव्यक्ति को कुशल बनाने के लिए प्रश्नोत्तर सर्वोत्तम तरीका मान सकते हैं। फिर इसके बाद में अभिनय करने से भी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा। जैसे हम कहते हैं कि आप अभिनय कीजिए, आप इसका अभिनय कीजिए, आप स्वामी विवेकानंद का अभिनय कीजिए, आप राष्ट्रपिता का अभिनय कीजिए, या फिर आप जो आपका पसंदीदा कोई भी कलाकार हो उसका अभिनय कीजिए। तो उस अभिनय से भी बच्चे का जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसका विकास होगा। इसके बाद में हम संवाद की बात करते हैं। तो बिल्कुल जी हाँ, संवाद तो बेहद, अब आपको मान लो कोई भी संवाद दिया जाता है या कोई भी मान लो आपको कहा जाता है कि इसका अभिनय आपको करना है, उस अभिनय का संवाद करते हुए आप कितनी अच्छी उसकी भूमिका निभाते हैं, कितनी अच्छी उसकी नकल निकालते हैं, तो उससे भी मौखिक अभिव्यक्ति कुशल बनती है। क्योंकि उसको पता है कि उस संवाद से उसको बोलने का मौका मिलेगा और उसकी मौखिक अभिव्यक्ति में विकास हो सकता है। इसके बाद में विचार गोष्ठी की बात की जाए तो बिल्कुल जी हाँ, ये बिल्कुल बहुत अच्छा है। विचार गोष्ठी यानी बच्चों को विचार करने के लिए एक गोष्ठी बनाई जाती है, उनको एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक पे बच्चों को विचार करना पड़ता है कि इसमें कौन सर्वाधिक बोलेगा। तो वो विचार गोष्ठी भी मौखिक अभिव्यक्ति का कुशल बनाने का अवसर प्रदान कर सकता है। फिर कवि सम्मेलन, जैसा कि नाम से हम जानते हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाए कवि। तो कवि की तो बात ही अलग है। तो कवि तो मौखिक अभिव्यक्ति, जो कवि सम्मेलन है, अगर बच्चों को वहाँ लेके जाएं तो बच्चा देखेगा कि ये व्यक्ति देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। या फिर कई बार देखते हैं हम कि हम चाहते हैं कि यहाँ 5 मिनट रुकेंगे और वहाँ पर आप 5 घंटे निकाल के आ जाते हो। तो वो क्या है, वो उस व्यक्ति का व्यवहार है, वो उस व्यक्ति की कुशलता है कि वो किस तरह से अपनी बात को बोल रहा है। तो वहाँ पर वो स्पष्ट नज़र आता है कि यार कि उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावी होता है, उसमें मतलब भीड़ को रोक रखने की इतनी क्षमता होती है, उसके पास इतने प्रसंग होते हैं कि वो इतनी सारी आपसे बातें करता है। और आप कवि सम्मेलन भी इसी तरह से आप उसकी बातें सुनकर आप भी मौखिक अभिव्यक्ति को कुशल बनाने का अवसर प्राप्त करेंगे। इसके बाद में हम बात करें संक्षेपीकरण और विस्तारीकरण। हाँ, आपको मौखिक अभिव्यक्ति में कोई भी बहुत बड़ी बात है तो उसको संक्षिप्त करने की भी क्षमता होनी चाहिए। और मान लो कि जहाँ पल्लवन की बात आए तो छोटी सी सूक्ति दी गई हुई है और उसमें आप किस तरह से उस कहानी को प्रवाह के रूप से बढ़ाते हैं, तो वो भी आप विस्तारीकरण कर सकते हैं। फिर उसके बाद में समीक्षा की बात की जाएगी। तो समीक्षा यानी संपूर्ण जो भी पढ़ाया गया है वो भी मौखिक अभिव्यक्ति को कुशल बनाने के लिए समीक्षा की भी अत्यंत आवश्यकता होगी। इसके बाद में मौखिक मूल्यांकन की बात की जाए तो मौखिक मूल्यांकन किस तरह से होगा कि मौखिक रूप से आपका मूल्यांकन किया जाता है। जो भी आपको पढ़ाया जाए तो आप अपने प्रश्न का उत्तर किस तरीके से दे रहे हैं। जैसे साक्षात्कार होता है तो साक्षात्कार में उत्तर तो सभी को आते हैं, लेकिन जो प्रभावी ढंग से किस तरह से बिना आत्मविश्वास के, बिना डरे, बिना रुके उस बात को कहता है, तो वो मौखिक आपका मूल्यांकन होगा कि आप मूल्यांकन के द्वारा किस तरह से अपनी बात को कह रहे हैं। अब बात की जाए सबसे ज़्यादा वर्णन की, तो मौखिक जो अभिव्यक्ति होती है उसको कुशल बनाने के लिए वर्णन भी बेहद आवश्यक हो सकता है। कैसे कि हमने मान लो कि कोई यात्रा वृत्तांत है या फिर वो कहीं जाके आए तो उसका किस तरह से वर्णन कर रहा है,
वो अपनी बात को किस तरह से कह रहा है। एक तो कि हाँ ठीक है मैं जाया, एक उसमें रोचकता, यानी आप सामने वाले की खुशी को देख के, उसका चेहरा देख के मतलब आप सुनने की कोशिश करते हैं कि यार ये मुझे कुछ बताना चाह रहा है, और उस बात को सुनने के लिए किस तरह से वो मतलब वो अपनी बात को कहेगा। और कई लोग तो जीवंत उदाहरण दे देते हैं कि यार हमने मान लो कि हमने पहाड़ देखा और पहाड़ के अंदर बर्फ़ देखी, तो आपको पता है क्या लगता है कि यार हम ही बर्फ़ पे पहुंच गए। तो वो इस तरह से अपने आप को मतलब प्रेजेंट करता है और इस तरह से बोलता है कि ऐसा लगता है कि नहीं यार हम वो नहीं गया, हम भी वहाँ जाए। तो वो सब चीज़ें वर्णन किस तरह से करता है, तो वो भी मौखिक अभिव्यक्ति का कुशल बनाने के लिए अवसर प्रदान करती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।